न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कणों के निकाय की गति और दृढ़ पिंड। ठीक है ना। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं जो है वो हम लोग देख लेते हैं। उसमें पहला है कण, पार्टिकल। क्या होता है? तो ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य हो, बहुत ही छोटा हो, ठीक है, और जिसका आंतरिक बनावट की उपेक्षा की जा सके। ठीक है, जैसे कि ये कोई कण है, इस प्रकार से है, ठीक है ना। कोई कण गोलाकार है, कोई वर्गाकार है, पर इतना छोटा है कि उसकी आकृति से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसकी आकृति पर हम ध्यान नहीं देंगे कि बनावट कैसी है उसकी। तो ऐसे जो पार्टिकल है उसको क्या कहते हैं? हम कण कहते हैं। ऐसी वस्तु जिसका आकार नगण्य हो, जिसकी आंतरिक बनावट की उपेक्षा की जा सकती हो, कण कहलाते हैं। इसमें आते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आदि जो है कण कहलाते हैं। निकाय, सिस्टम क्या होता है? कई कणों, कई वस्तुओं जो एक दूसरे पर अनोन्य क्रिया करते हों, मतलब एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, जिससे उनके वेग में, संवेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, से बने प्रबंध को निकाय कहते हैं। ठीक है, एक बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे कण हैं, ये एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं या अनोन्य क्रिया कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? निकाय कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। यदि शांत जल में एक नाव पर कई व्यक्ति बैठे हैं तो व्यक्तियों सहित नाव एक निकाय होगा। जैसे बस है, बस में कोई बहुत सारे व्यक्ति बैठे, वो भी एक निकाय है। स्कूल का क्लासरूम है, या स्कूल भी पूरा एक सिस्टम है, निकाय है। ठीक है, क्लासरूम है, वो भी एक निकाय है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। ठीक है, आंतरिक बल, इंटरनल फोर्स, निकाय के अवयव एक दूसरे पर अनोन्य क्रिया करते हैं हुए एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उसे आंतरिक बल कहते हैं। ठीक है, निकाय के व्यक्ति एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे वह आंतरिक बल होगा। ठीक है, ये कोई सिस्टम है, इसमें बहुत सारे कण हैं, ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे, वही क्या होगा? आंतरिक बल होगा। विलगित निकाय, आइसोलेटेड। ठीक है, अभी कोरोना में आप लोगों ने आइसोलेशन शब्द सुना ही होगा। ठीक है, तो जिससे ना कोई व्यक्ति मिल सकता है, आइसोलेशन में है तो बाहर से, तो आइसोलेटेड निकाय सिस्टम भी वही है। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? विलगित निकाय कहते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, बाहर से कोई लेना देना नहीं है। छठवां, द्रव्यमान केंद्र। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर निकाय के समस्त द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र वह पॉइंट होता है जहां पर किसी निकाय, जैसे मैंने इस पेन को उठाया, ठीक है, यहाँ से उठाऊंगी तो ये स्थिर रहेगा क्या? नहीं। ठीक है, पूरा भी उठा सकती हूँ ऐसे पकड़ के, या फिर देखिए यहाँ पर रख कर भी मैं स्थिर रख सकती हूँ। तो ये क्या कहलाएगा? इसका सेंटर ऑफ मास, जहाँ इसके संपूर्ण द्रव्यमान को हम क्या मान सकते हैं? केंद्रित मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक पॉइंट को पकड़ा और उससे भी उठा सकते हैं, ऐसे भी स्थिर रख सकते हैं हम। ठीक है, परंतु ऐसे जब एक पॉइंट पर जहां हम इसको स्थिर रख पाए, वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर उसके समस्त भार, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है ना, भार को केंद्रित माना जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? गुरुत्व केंद्र कहेंगे। भार मतलब mg, द्रव्यमान के साथ त्वरण का गुणा हो जाएगा। जहाँ गुरुत्व केंद्र, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वहाँ गुरुत्व केंद्र 0 हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान तो रहेगा, उसका द्रव्यमान केंद्र रहेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। कोई दो कण है, उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? ठीक है, ये पेन है, इसका ये ढक्कन हो गया, इन दोनों कणों का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? तो कैसे निकालते हैं? यदि दो कण हो गया हमारे पास, तो दो कणों के समूह को जो एक दूसरे के निकट होते हैं तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, प्रभाव भी डालना चाहिए, द्विकर्ण निकाय कहलाती हैं। ठीक है, द्विकण है मतलब दो कणों से मिलकर बना होना चाहिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान का दो कण है, जिनके जो ए स्थिति और बी स्थिति पर
द्रव्यमान केंद्र के दो कण ए और बी पर स्थित है, ठीक है ना। मूल बिंदु ओ के सापेक्ष उनकी स्थिति सदिश, मूल बिंदु से उनकी दूरी क्या है, मूल बिंदु ओ से ये है r1 दूरी पर, ये है r2 दूरी पर, ठीक है। तब उनके सेंटर ऑफ मास सी का स्थिति सदिश, वो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मूल बिंदु से वेक्टर आर दूरी पर है, कैपिटल आर दूरी पर। तो वेक्टर आर कहाँ पर होगा, यदि दो कण हैं तो कहाँ पर होगा, कैसे निकालेंगे, कितनी दूरी पर होगा। तो आर का मान हम निकाल सकते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये 5 किलोग्राम और ये 10 किलोग्राम का कोई वस्तु है, ठीक है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास, यदि एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं या अनोन्य क्रिया कर रहे हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। या किसी वस्तु से उसकी दूरी ले लेते हैं, मान लो ये व्यक्ति खड़ा है, इससे इसकी दूरी जो है 5 किलोमीटर, इससे इसकी दूरी जो है 2 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इसका द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, R इज इक्वल टू 5 × 5 द्रव्यमान इंटू दूरी प्लस 10 × 2 डिवाइडेड बाई 5 + 10 जो भी द्रव्यमान है, ठीक है, उससे गुणा 25 धन 20/15 जो भाग देने से आएगा उस दूरी पर जो है कितना आ जाएगा जी, 45/15, ठीक है। तो भाग दें 15 तिया 45 हो गया, ठीक है। तो इस व्यक्ति से 3 किलोमीटर दूर पर क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो कण जो है, दो कणों से मिलकर बने हुए निकाय का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। यदि n कणों से मिलकर बना हो, बहुत सारे कण मिलकर बने हो, तब कैसे करेंगे। तो n कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 डैश 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 mn है, n कण है तो सभी के द्रव्यमान अलग अलग है ले लिए। मूल बिंदु के सापेक्ष उनकी स्थिति सदिश r1 r2 r3 एंड सो ऑन rn है। तब उनके द्रव्यमान केंद्र वेक्टर r को कैसे निकाल सकते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 द्रव्यमान के साथ उसकी दूरी का गुणा कर दो और सभी द्रव्यमानों को नीचे में ऐड करके भाग दे दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान केंद्र निकालते हैं। उसी को मैं कैसे निकाल सकती हूँ, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू समीशन, सभी का योग था ना, किसका किसका, द्रव्यमान और r दूरी का गुणनफल का योग था, योग मतलब समीशन, ठीक है। समीशन i इज इक्वल टू 1 to n MIRI, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, i का मान कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, 1 से n तक, और नीचे डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 था, समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n MI, ऐसा लिख सकते हैं। और पूरे जो द्रव्यमान है, सभी कणों के द्रव्यमान को हमने कैपिटल M मान लिया, ठीक है, सभी कणों के द्रव्यमानों के योग को, ठीक है ना, m1 प्लस m2 एंड सो ऑन mn तक के कैपिटल M। तो इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। संवेग संरक्षण और द्रव्यमान केंद्र की गति, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम तो सभी जानते हैं, संवेग नियत रहता है, यदि बाह्य बल ना लग रहा हो तो, ठीक है। तो माना n कण निकाय के विभिन्न कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn है। निकाय पर बल F एक्सटर्नल लगाया जाता है, बाह्य बल लगाएंगे। माना कणों के वेग क्रमशः v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn है। तब बल बराबर जानते हैं हम, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है dt, संवेग, संवेग को p से दर्शाते हैं ना, d/dt, द्रव्यमान गुणित वेग होता है क्या, ठीक है। तो m × v हो गया, तो हमारे पास F एक्सटर्नल इज इक्वल टू आ गया, समीशन के रूप में लिखे हैं, इसको विस्तारित करते हैं विस्तार रूप में, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस mn vn d/dt एज इट इज, ठीक है। यदि निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 हो गया, तब क्या होगा, एक्सटर्नल का F एक्सटर्नल का मान रखिए, इतना बराबर क्या हो जाएगा 0।
अवकलन करने से इसका जीरो आ रहा है, इसका तात्पर्य क्या है? इस क्वांटिटी का अवकलन करने से जीरो आ रहा है। तो कभी भी किसका अवकलन करने से जीरो आता है? कांस्टेंट वैल्यू का। डी बाई डी टी मान लो कांस्टेंट वैल्यू है 5, उसका अवकलन करेंगे तो जीरो आएगा। कांस्टेंट नियत जो है उसका वैल्यू जीरो आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है, नियत है। तो ये क्या है जी? संवेग है ना, द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग, ये नियत है। ठीक। तो यदि किसी निकाय पर बाह्य बल ना लग रहा हो या शून्य हो तो उसका संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है। अब देखते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति। यही क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है भाई, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। अब देखते हैं द्रव्यमान केंद्र। यदि निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश वेक्टर आर हो तो, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश को क्या ले लिए? वेक्टर आर है। तो हम जानते हैं एक और सूत्र, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। त्वरण को मैं कैसे लिख सकती हूँ? m इंटू डी आर अपॉन डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है। स्थिति को यदि 2 बार अवकलन करे तो क्या बन जाता है? वो त्वरण बन जाता है कि नहीं? ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? m इंटू डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी। ठीक है ना। डी आर बाई डी टी को दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान को कैपिटल एम ले लिए, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर ले लिए। स्थिति सदिश को 2 बार अवकलन करेंगे तो वो त्वरण बन जाएगा। ठीक है ना। स्थिति को 2 बार अवकलन करते हैं तो त्वरण बन जाएगा वो। तो m इंटू इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी। ठीक है ना, उसका यही मतलब है। अब स्थिति में परिवर्तन की दर क्या होता है? तो यदि स्थिति को एक बार अवकलन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्थिति में परिवर्तन की दर मतलब वेग बन गया, और डी बाई डी टी पहले से ही है तो ये बन गया वेग। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डी वी अपॉन डी टी। ठीक है ना। तो इसलिए इसको इस प्रकार से लिख दिए, डी वी अपॉन डी टी। यदि निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया गया हो तो वी क्या है? निकाय का संपूर्ण वेग है ना, निकाय का वेग है, निकाय के कणों का वेग है, कणों का वेग v जो है। अब बाह्य बल ना लग रहा हो तो जीरो, तो m डी वी अपॉन डी टी बराबर जीरो। इसकी जगह जीरो रख दिए बाह्य बल की जगह। m पक्षांतर होके जीरो हो गया तो डी वी अपॉन डी टी बराबर क्या आ गया? जीरो आ गया। ठीक है ना। अब किसी चीज को जब हम अवकलन कर रहे हैं उसका मान जीरो आ रहा है, मतलब वो क्या है? कांस्टेंट है, नियत है। तो v बराबर मैंने क्या लिख दिया? नियत। तो यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा? नियत रहता है, द्रव्यमान केंद्र का वेग। ठीक है, नियत रहता है। ठीक, कैसे? उदाहरण से समझते हैं। बीच वायु में पटाखे का फटना। ठीक है, सभी जो है अगरबत्ती से पटाखे जलाकर फेंके होंगे। ठीक है, परंतु ये ध्यान नहीं दिए होंगे कि किस दिशा में गिरा या कैसे गिरा। तो जब हम पटाखा फेंकते हैं तो पटाखे का जो द्रव्यमान केंद्र है, जिस वेग से चल रहा है उसी वेग से चलते हुए परवलयाकार पथ का अनुसरण करते हुए गिरता है, जो द्रव्यमान केंद्र वाला पोर्शन है। और बाकी जो उसके कण हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं, परंतु द्रव्यमान केंद्र वाला जो पोर्शन है वो अपने पथ का अनुसरण करते हुए गिरता है, या जिस वेग से चल रहा है उसी वेग से गिरता है। ठीक है ना। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। क्रिकेट के बल्ले की गति, यदि क्रिकेट का बल्ला जो है फेंक दिया जाए तो वो कलाबाजियां खाता हुआ गिरता है। ठीक है ना, परवलयाकार पथ का अनुसरण करते हुए गिरेगा, परंतु उसके सभी कण जो है इसी पथ का अनुसरण नहीं करते। केवल जो द्रव्यमान केंद्र है वही जो है जिस वेग से चल रहा है उसी वेग का अनुसरण करते हैं। बाकी जो है कण इधर उधर गति कर सकते हैं। ठीक है, परंतु द्रव्यमान केंद्र जो है वो
जिस वेग से चल रहा है उसी वेग का अनुसरण करते हुए परवलयाकार पथ का अनुसरण करते हुए गिरता है। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र की गति क्या रहती है, नियत रहती है यदि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। देखते हैं आप, दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी क्या होता है, तो दृढ़ नाम से ही समझ में आ रहा है बहुत ही कठोर होगा। ठीक है, तो दृढ़ पिंड उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये पिंड को मैं दृढ़ बोल रही हूँ, इसको बल लगा रही हूँ तो भी इसके आकार या आयतन में परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसको दृढ़ पिंड कहेंगे। बहुत ही आसान है परिभाषा। दृढ़ पिंड अनेक कणों का समूह होता है तथा बल लगाने पर भी उसके कणों की आपेक्षिक गति में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये पेन है, इसको मैंने दृढ़ पिंड कहा, ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, अणु परमाणु बहुत सारे कण हैं। ठीक है, तो यदि मैं इस पर बल लगाऊंगी तो कोई कण जो है उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा क्या, दबाने से नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको दृढ़ पिंड कहेंगे हम। अब देखते हैं दृढ़ पिंड की गति कैसी होगी। ठीक है, सामान्य गति, जनरल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो दृढ़ पिंड की गति में पहला है स्थानांतरीय गति, स्थानांतरण होगा। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान। तो ये हम देखते हैं, जब कोई दृढ़ पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी अवयव कणों का विस्थापन और वेग एक समान होता है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, स्थानांतरीय गति। ठीक है, जैसे इस पेन को ये गति कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, मान लो गति कर रहा है, तो इसके सभी कण भी तो 2 मीटर पर सेकंड से ही गति करेंगे क्या। और मान लो ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये पेन मान लो अभी यहाँ स्थित है, 2 मीटर पर सेकंड वेग से चला, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इस पेन की जो गति है वो क्या कहलाएगी, स्थानांतरण हो रहा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। स्थानांतरण मतलब समझते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। स्थानांतरण प्रमाण पत्र आप लोगों ने 8वीं में बहुत लिखा होगा। तो ये पेन देखो, इसके सभी कण भी एक विस्थापन यहाँ से यहाँ तक होगा, इसका वेग भी 2 मीटर, सभी कणों का वेग क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड ही होगा। तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, स्थानांतरीय गति कहेंगे। यहाँ केवल पिंड की गति ध्यान नहीं देंगे इस चैप्टर में, उसके कणों पर भी हमको ध्यान देना है। ठीक है, ये पाठ का नाम ही है कणों के निकाय की गति। ठीक है, और दृढ़ पिंड, इसलिए हम इसके कणों पर भी ध्यान देंगे। तो इसके कण भी जो है उनका विस्थापन और वेग भी समान होगा। तो यदि स्थानांतरी गति की विशेषताएं पूछी जाए तो हम बता सकते हैं, इसमें जो है निकाय का तो विस्थापन और वेग समान रहता ही है, साथ ही साथ इसके कणों का विस्थापन और वेग का विस्थापन, इसमें जो निकाय है या पिंड है उसके कणों का विस्थापन और वेग का विस्थापन एक समान होता है। ठीक है ना, वेग एक समान होता है। उदाहरण है ट्रेन के बोगी की गति। ठीक है ना, दूसरा है घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन। जब किसी पिंड पर बल या बलयुग्म लगाया जाता है, जैसे ये बल लगाए एक ओर, तो भी ये घूर्णन गति करेगा। एक ओर से बल लगा दिए मान लो, तो ये क्या होगा, ऐसे वृत्ताकार पथ में गति करेगा। ठीक है, तो घूर्णी गति देखते हैं, जब किसी पिंड पर बल या बलयुग्म, बल मतलब एक ही बल लगाएंगे, बलयुग्म मतलब, युग्म मतलब होता है जोड़ा, दोनों दो ओर से बल लगेगा या 2 बल लगेगा। बलयुग्म लगाने पर वह पिंड स्वयं में से जाने वाली अक्ष के परितः घूमने लगता है। आप लोगों ने इस प्रकार से जो है चलाया होगा, ऐसे एक खिलौना आता है जिसमें बीच में लकड़ी एक अक्ष रहता है, उसको पकड़ के हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, जैसे इसको देख के समझ सकते हो, यदि देखिए ये वृत्ताकार पथ में घूम रहा है अपने अक्ष के परितः। ठीक है, तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं, घूर्णी गति कहते हैं। जिस अक्ष के परितः पिंड घूमता है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। घूर्णन कौन करता है, ये सभी जानते हैं। एग्जाम्पल, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णी गति कहलाता है। पंखे की ब्लेड की गति, कब्जे के परितः किवाड़ की गति, ये कब्जा है मान लो, और ये दरवाजे का पल्ला है, तो इस प्रकार से होता है ना, आगे पीछे दरवाजा खोलते हैं बंद होते हैं, तो इसके परितः होता है।
तो इसको क्या कहेंगे, घूर्णन अक्ष कहेंगे। और ये जो किवाड़ की गति है वो घूर्णी गति कहलाएगी, ठीक है ना। तो मान लो ये एक पिंड है जो बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है, ठीक है ना। और इसके कण जो है कैसी गति करेंगे आपको पता है, इसके कण वृत्तीय गति करेंगे। यदि ये पिंड घूम रहा है, ठीक है, इस ओर यदि घूम रहा है तो इसके कण जो है कैसी गति करेंगे, वृत्तीय गति करेंगे। इसकी विशेषताएं में हम देख सकते हैं, यदि कोई पिंड घूर्णी गति कर रहा है तो उसके अवयवी कण वृत्तीय गति करते हैं, ठीक है। उसके कण कैसे गति करेंगे, वृत्तीय गति। वृत्तीय मार्ग का केंद्र घूर्णन अक्ष पर स्थित होते हैं। इस वृत्तीय मार्ग का केंद्र क्या होगा, घूर्णन अक्ष। इस वृत्तीय मार्ग का केंद्र क्या होगा, ये घूर्णन अक्ष। तो सभी के लिए एक ही होता है अक्ष या केंद्र। कणों का कोणीय वेग ओमेगा एक समान होता है, कोणीय रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कण है मान लो कुछ समय पश्चात यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो इसका देखो कोणीय वेग ओमेगा, इसका भी कितने कोण से घुमा, तो मान लो 30 अंश के कोण से घुमा, ठीक है ना। तो सभी का कोणीय वेग समान रहेगा, परंतु रेखीय वेग देखो इसने कम दूरी तय किया, इसने ज़्यादा दूरी तय कर लिया। रेखीय विस्थापन यदि देखें तो अलग अलग है ना, ये इतना दूरी तय बस किया, ये इतना दूरी तय किया। मान लो यहाँ पर कोई कण है, यहाँ तक दूरी तय करेगा तो ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। तो रेखीय वेग अलग अलग है परंतु कोणीय वेग क्या है, एक समान है, ठीक है। ये विशेषताएं हैं घूर्णी गति के। थर्ड है घूर्णन अक्ष पर स्थित कण का रेखीय वेग शून्य होता है, ठीक है। ये मान लो ये कोई कण है जो क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है ना किसी अक्ष के सापेक्ष। तो ये वाला जो कण है ये भी तो गोल गोल घूम रहा है घूर्णन अक्ष पर, परंतु ये मान लो ये घूर्णन अक्ष है, ऐसे देख सकते हैं, अरे नहीं दिख रहा है ना। तो ये जो पॉइंट है घूर्णन अक्ष का, ये पूरा मान लो घूर्णन अक्ष है, ठीक है ना। इस पर जो पॉइंट होगा उसका रेखीय वेग विस्थापन कितना हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, परंतु कोणीय वेग है, ठीक है। इस पॉइंट का यदि हम देखें, ठीक है, तो पुनः देखते हैं, ठीक है। तो ये घूर्णन अक्ष है समझ लीजिए। तो इसके अक्ष पर यहाँ पर यदि कोई कण है इसके अक्ष पर तो उसका रेखीय विस्थापन क्या होगा, 0, परंतु कोणीय वेग कुछ ना कुछ कोणीय वेग है इसका, ठीक है। ये अक्ष पर मान लो कोई पॉइंट है तो देखिए ये कुछ कोण से घूम रहा है परंतु अक्ष पर दूरी क्या है, 0, तो रेखीय वेग क्या होगा जी, 0 होगा, ठीक है ना। तो घूर्णी गति द्विविमीय और त्रिविमीय हो सकती है, ठीक है ना। घूर्णी गति सदैव द्विविमीय हो सकती है या तो त्रिविमीय होगी, ठीक है ना। उड़ते उड़ते कोई घूम रहा है, ठीक है ना, जैसे फिलफिली चलाते थे ना तो गोल भी घूमता था और आकाश में भी है तो त्रिविमीय गति है। समतल तल में भी हो सकता है द्विविमीय, एक तल में भी द्विविमीय हो सकता है, परंतु एक विमीय हो सकता है सरल रेखा में। वही सरल रेखा में है तो वो तो घूर्णन ही नहीं कर पाएगा। घूर्णन किया मतलब समतल में गति कर रहा है वो, तो द्विविमीय हो सकता है या तो त्रिविमीय, ठीक है ना, एक विमीय नहीं हो सकता। सामान्य गति जनरल मोशन, जब किसी दृढ़ पिंड में स्थानांतरी और घूर्णी दोनों प्रकार की गति होगी तो उसे क्या कहेंगे, सामान्य गति कहेंगे। जैसे साइकिल का पहिया, जब साइकिल चलाते तो पहिया घूमता है गोल गोल, तो घूर्णी गति भी होता है, साथ साथ क्या हो रहा है, दूर भी चले जाते हैं, ठीक है। तो स्थानांतरण भी हो रहा है साथ साथ गोल भी घूम रहा है, तो स्थानांतरी और घूर्णी दोनों गति है, तो इसे क्या कहेंगे, सामान्य गति, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक था।